अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू क्लासिक एंटरटेनमेंट चैनल, जहां हम आपके लिए लेकर आ गए हैं सिलसिलेवार नॉवेल साया इश्क की एपिसोड 8, जिसको आपके लिए तहरीर किया हुरिया चौधरी ने। तो फिर जल्दी से चलते हैं नॉवेल की तरफ, मगर उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब करें, आइकॉन बटन दबाएं ताकि हमारी नई और नई वीडियो सबसे पहले आपको फ्री में देखने को मिले। तो फिर चलते हैं साया इश्क की एपिसोड 8 की तरफ। युजार सिर्फ ज़रा इस स्टॉप पर गाड़ी रोकना, एक ड्रेस लेना है। गाड़ी रवानी से अपनी मंजिल की जानिब रवा दवा थी कि गाड़ी के अंदर का सकूत हद से ज़्यादा था और ये खामोशी रुमैसा के अल्फाज ने तोड़ी। वो अंदलीब के लिए कोई ड्रेस लेना चाहती थी, जबकि अंदलीब रुमैसा के साथ जुड़ी हुई थी, गुमसुम। अहमद को वो फ़ोन पर मुख्तसर सब कुछ बता चुकी थी। रुमैसा के कहने पर युजार से अपनी गाड़ी रोकी और अब गाड़ी के अंदर दो वजूद मौजूद थे और दोनों के जहन ही हद दर्जा मुंतशिर थे। अंदलीब तो जैसे इस दुनिया में थी ही नहीं, अभी भी वो शौक में थी, और युजार सिर्फ उसने भारी होते सर के साथ आंखें बंद कर ली। दिल के धड़कने की रफ्तार तब से ही तेज़ थी जब उसने कोट देते अंदलीब को बस एक नज़र देख लिया था। उसकी हालत ने उसे अजीब तरह का बेबस कर दिया था। हाँ, उसने दुआ मांगी थी कि अंदलीब की शादी ना हो, किसी तरह रुक जाए, लेकिन अगर उसे मालूम होता कि उसकी मोहब्बत को ये कीमत चुकानी पड़ती, अपनी इज्जत दाव पर लगानी पड़ती उसकी दुआ की कबूलियत के लिए, तो वो कभी ऐसा सोचता भी ना। अंदलीब ने धीरे धीरे नज़रें उठाकर उसे देखा, जो सर टिकाए आंखें मूंदे हुए था, और फिर हौले से गाड़ी का दरवाज़ा खोला था। जब वो गाड़ी से बाहर निकल गई, तब युजार सिर्फ को मालूम हुआ, वो भी गाड़ी के दरवाजे के बंद होने से। वो फ़ौरन बाहर निकला था, लेकिन इससे पहले ही अंदलीब सड़क की जानिब दौड़ लगा चुकी थी। वो बिना कुछ सोचे समझे सड़क की जानिब रवा थी कि एक गाड़ी उससे टकराने वाली थी, जब बर वक्त ऐन लम्हे युजार सिर्फ ने उसे बाजू से पकड़कर खींचा था। पागल हो गई हैं क्या आप? वो सख्ती से उसे थामता चिल्लाया। जब अंदलीब ने उसे देखते डरते अपने आप को दूर करना चाहा, लेकिन युजार सिर्फ ने उसकी आंखों में अपने लिए इतनी बेएतबारी देखते खुद ही उसे छोड़ दिया। वो उसे भी ऐसा ही समझती थी क्या? वो कुछ बोलने के काबिल ही नहीं रहा। अंदलीब ने युजार सिर्फ से खुद को ऐसे दूर किया जैसे कभी उसे देखा तक ना हो। थोड़ा तो भरोसा करना चाहिए था ना। अंदलीब? रुमैसा भी फ़ौरन पहुंची, जो अंदलीब को यूं देख चुकी थी और सबसे पहले उसे अपने साथ लगाया। अंदलीब वहीं सड़क किनारे बैठती चली गई। मुझे आपके साथ नहीं जाना, मुझे आपके घर नहीं जाना, मुझे कहीं नहीं जाना, मुझे मर जाने दें। मैं बदनसीब हूँ, मुझे कभी खुशियाँ नहीं मिल सकती, तो मुझे मर जाने दें। वो रोई हुई आंखों समेत बोले जा रही थी, जबकि उसकी हालत देखकर रुमैसा का दिल कट रहा था। युजार सिर्फ का दिल किया कि अभी वापस जाए और उस शख्स का मुंह तोड़ दे। मेरी जान, ऐसे नहीं बोलते, कुछ नहीं होगा, रुमैसा ने उसे दिलासा दिया। वो रुमैसा को दोनों हाथों से पकड़े उसके गले लगी हुई थी और हौले हौले काँप रही थी। उसने बेबस होकर युजार सिर्फ की तरफ देखा। मुझे नहीं जाना आपके घर। क्या सोचेंगे वो कि ये अच्छी लड़की नहीं है? मुझे आप किसी हॉस्टल या ट्रस्ट छोड़ाए, वहाँ रह लूँगी, लेकिन आपके साथ नहीं जाना। यूं ही अटकते अटकते बोलती वो कब होश व खर्च से बेगाना हुई, उसे मालूम ही ना हुआ। वो न जाने कौन सा डर महसूस कर रही थी। रुमैसा तो जानती थी कि वो कितनी हसास थी, और उसे अपने बचपन में क्या कुछ देखना पड़ा था, और उन्हीं बातों की वजह से तो वो आज तक डरती आई थी। युजार सिर्फ, रुमैसा ने उसे पुकारा, जिसने आगे बढ़कर अंदलीब को सहारा देते बाहों में भरा। वो नाजुक सा वजूद उसके इतने नज़दीक था कि काश ये लम्हा उसे किसी और वक्त नसीब होता। अब तो वो मुस्कुरा भी नहीं सकता था। गाड़ी में डालते उसने रुमैसा को बैठने का कहा और खुद फ्रंट सीट संभाली। सब इस वक्त लॉन्च में जमा थे। रुमैसा अपना सर पकड़े बैठी हुई थी। उसके सर में शदीद दर्द होने लग गया था। अहमद उसके साथ था और बाकी घर वाले भी वही थे। अंदलीब महनू के कमरे में थी और उसे नींद का इंजेक्शन दिया गया था। युजार सिर्फ वहाँ कुछ देर ही ठहरा था और फिर वहाँ से चला गया। उसे वक्त चाहिए था ये सब बर्दाश्त करने के लिए। तुमने अच्छा किया बेटा कि उसे अपने साथ ले आई। वो तुम्हारे मरहूम भाई की बेटी है, तुम्हारी भतीजी।
اس سے تعاون کرنا ہمارا فرض بھی بنتا ہے۔ بی جان ساری صورتحال دیکھتے ہوئے بولی، میں تو خود حیران تھی۔ میں اندلیب کو جانتی ہوں، وہ تو ایک انتہا سے زیادہ ڈرنے والی لڑکی ہے۔ کسی سے 2 لفظوں سے زیادہ اسے بات نہیں کرنی آتی۔ جانتی تھی کہ باجی اسے پسند نہیں کرتی، لیکن اتنی نفرت کرتی ہیں کہ اس کی بات سنے بغیر اس سے یہ سلوک کریں گی، یہ نہیں معلوم تھا۔ رمیسا اس واقعے کی وجہ سے حد درجہ پریشان تھی۔ لیکن بیٹا وہ اتنا ڈرتی کیوں ہے؟ کیا کچھ پہلے بھی ہوا ہے اس کے ساتھ؟ کوئی حادثہ؟ مریم بیگم یہ بات پوچھے بنا نہ رہ سکی۔ ہاں، مجھے بھی لگتا ہے کہ اندلیب کسی وجہ سے یوں سب سے دور دور رہتی ہے۔ جیسے ملائکہ ہے، وہ بھی تو اس کی کزن ہے، اس کے ساتھ بڑھی ہوئی ہے، لیکن دونوں ایک دوسرے سے بہت الگ ہیں۔ نورین بیگم نے اپنی جٹھانی کی بات کو آگے بڑھاتے اپنی بات کہی۔ رمیسا نے ہاتھوں کو دیکھا اور سب کو ایک عجیب کشمکش کا شکار لگی۔ بچپن میں جب وہ 10 سال کی تھی، اس پر سایہ تھا تو کم عرصے کے لیے، لیکن اس کی پوری زندگی کو بدل کر رکھ گیا۔ ایسی سیاہی اس کے نصیب پر پھیلی کہ پھیلتی چلی گئی، اور ابھی تک بھی اس کے آثار ہیں۔ جب وہ بالکل ٹھیک ہو گئی تو اس کے ماں باپ مر گئے، تو یہی کہا گیا کہ اس کی وجہ سے مرے ہیں۔ تھوڑی بڑی ہوئی تو یہ بات ہر جگہ پھیل گئی۔ اس کے اسکول، اس کی ٹیوشن، اس کی دوستوں میں سب اس کا مذاق اڑانے لگے، کچھ اس سے دور رہنے لگے، اور سب کا یہ رویہ اس کچے ذہن کی بچی کو حد سے زیادہ متاثر کرنے لگا۔ میں پڑھائی کی وجہ سے اسے زیادہ وقت نہیں دے پاتی تھی، لیکن باجی کی باتوں نے باقی کسر نکال دی۔ سیڑھیوں پر کھڑا یزار صرف دم سادھے یہ باتیں سن رہا تھا جب رمیسا مزید گویا ہوئی۔ اس کی شخصیت میں یہ بات گھل سی گئی ہے کہ اس کی قسمت سیاہ ہے۔ وہ منحوس تقدیر والی ہے، جہاں جائے گی وہاں اپنی منحوسیت کے سائے پھیلا دے گی۔ اس نے دوست بنانا چھوڑ دیے، باتیں کرنا چھوڑ دیں کہ کہیں اس کی وجہ سے دوسرے کسی مشکل میں نہ آ جائے، اور نتیجہ یہ نکلا کہ وہ آہستہ آہستہ سب سے ڈرنے لگی، سب سے کٹ کر رہ گئی، اتنا دور ہوتی گئی کہ آج وہ اس کی شخصیت آپ لوگوں کے سامنے ہے۔ نور اور شہریار بھی یہ سن رہے تھے، اور انہیں اندلیب کے لیے جی بھر کر ترس آیا۔ کتنی اچھی لگا کرتی تھی انہیں، چپ سی، لیکن اس کی خاموشی کے پیچھے یہ وجہ ہوگی وہ نہیں جانتے تھے۔ ایک ان حسرتوں کے نام جو کبھی پوری نہ ہو سکیں، ایک دلاسا ان خواہشوں کے لیے جو کبھی پوری نہ ہوں گی، معتبر آنسو ان خوابوں کی نظر جو دیکھے نہیں گئے، عقیدت بھرا بوسہ ان باتوں کو جو کوئی سن نہیں پایا، بوسیدہ ندامت ان چاہتوں پر جو جتائی نہیں گئیں۔ صبح کا سورج طلوع ہو چکا تھا اور بہت سو کے لیے ایک نئی صبح لایا تھا۔ سبھی معمول کے مطابق ناشتے کی میز پر اکٹھے ہو رہے تھے۔ رمیسا بھی ناشتہ کرنے بھی بیٹھی ہی تھی کہ مہانور وہاں آئی۔ وہ اندلیب آپی کو ہوش آ گیا ہے، اس نے ابھی کہا تھا کہ یزار صرف اٹھنے لگا، لیکن پھر رک گیا۔ وہ کیوں جا رہا تھا بھلا؟ وہ کوئی ڈاکٹر تھا جو اسے چیک کرنے جا رہا تھا؟ میں دیکھتی ہوں۔ رمیسا اٹھ کھڑی ہوئی، نہ جانے وہ اٹھ کر کیا ریئیکٹ کرے گی۔ مہنور کالج جانے کے لیے بالکل تیار تھی اور اب ناشتے کے لیے جا رہی تھی جب اس نے دیکھا کہ اندلیب کو ہوش آنے لگا ہے۔ وہ اٹھ کر حیرانی سے ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ میں رمیسا بھابھی کو بلاتی ہوں۔ اسے دیکھتے وہ چلی گئی، جبکہ سب کچھ یاد آتے ایک دفعہ پھر اسے تکلیف ہوئی۔ اندلیب، رمیسا فوراً اس کے نزدیک آتے بولی۔ آپ لے آئی نا بھابھی؟ بھاری ہوتے سر کو پکڑتے وہ بولی۔ تمہیں یہاں کوئی کچھ نہیں کہے گا میری جان، یہاں سب اپنے ہیں۔ اس کے دونوں ہاتھ تھامتی رمیسا بولی کہ تبھی کھلے دروازے پر دستک دیتے احمد اندر آیا۔ کیا بات کر سکتا ہوں؟ نزدیک پڑی کرسی پر بیٹھتے اس نے اندلیب سے پوچھا، جب اس نے ہاں میں سر ہلایا۔ یہ آپ کی اپیا لگتی ہیں تو اس حساب سے میں آپ کا بھائی لگتا ہوں، مانتی ہیں نا بھائی؟ احمد نے پھر پوچھا تھا جب وہ ہچکچاتے ہوئے سر ہلا گئی۔ تو پھر یہاں رہنے سے کیوں ڈر رہی ہیں؟ اسے بالکل اپنا گھر سمجھیں، یہاں کوئی آپ کو کچھ نہیں کہنے لگا۔ آپ رمیسا کی بہنوں کی طرح ہیں، تو مطلب کہ سب کو ہی بہت عزیز ہیں۔ لیکن آپ سب کی فیملی کا حصہ تو نہیں نا؟ 3-4 دن کی بات ہوتی تو ٹھیک تھا، لیکن ایسے تو مجھے شرمندگی محسوس ہوگی۔ اس نے ان سے صاف بات کہی تھی۔ تو بنے نا اس گھر کا حصہ،
आप इस घर को अपना समझेंगी तो ये घर आपको अपना समझेगा ना। और आइंदा कभी ये बात ना कहिएगा कि आपको किसी वजह से शर्मिंदगी महसूस करनी पड़े। अब जल्दी से बताएं कि नाश्ता हमारे साथ करेंगी या इधर। अहमद ने उसे समझाते आखिर में पूछा। इधर, इधर ही। दोनों हाथों की उंगलियों को मोड़ते वो बोली, चलें आज इधर ही सही, लेकिन आइंदा से सबके साथ, ओके। अहमद की वाज़ेह पूछने पर वो सर हिला गई, और वो कर भी क्या सकती थी। उसे यहाँ आए 1 दिन हो चुका था और अभी वो कमरे से बाहर नहीं निकली थी। एक अजीब किस्म की झिझक सी महसूस हो रही थी उसे। पहले मानूर उसके पास ही और घंटा होने वाला था, न जाने वो भी कहाँ गायब थी। अब तो बैठे बैठे भी वो उकता गई थी। उसने कमरे का जायज़ा लिया और फिर उसकी नज़र विंडो पर पड़ी, जिसके ऊपर पर्दे गिरे हुए थे। तजस्सुस के ज़ेर असर वो उठी और उठकर दीवार के नज़दीक आई। पर्दा हटाया तो विंडो को बंद पाया, लेकिन उस पार नज़र आते धुंधले मंजर की वजह से वो पीछे ना हट पाई। उसने विंडो को साइड पर करना चाहा, लेकिन उससे ना हुई। अंदीब मायूस हुई। उसने फिर कोशिश की, लेकिन कुछ ख़ास नहीं, और वो ज़्यादा ज़ोर खुद नहीं लगा रही थी। क्या मालूम उसे खोलना ना आता हो और कहीं वो नाजुक सा विंडो का शीशा ही टूट जाए। नूर, ये तुम्हारी। वो जिसका चेहरा खिड़की की तरफ था, दरवाज़ा खुलते और भारी आवाज़ सुनते वो फ़ौरन सीधी हुई थी और युज़ारसिफ को देखते पानी पानी हुई थी। युज़ारसिफ ने सामने उसे पाते और उसके दुपट्टे के बगैर सरापे को देखते फ़ौरन निगाहें झुकाई थीं। अभी 1 दिन ही हुआ था उसे यहाँ आए, उसके जहन से निकल चुका था और दिल को कहाँ आदत थी उसकी मौजूदगी की। अंदीब ने ढेरों शर्मिंदगी महसूस करते दुपट्टा अपने गिर्द फैलाया। ये नूर आएगी तो उसे बता दीजिएगा। युज़ारसिफ के हाथ में कुछ किताबें थीं जो उसे नूर ने लाने का कहा था। वो उन्हें मेज़ पर रखते हुए बोला। युज़ारसिफ जाने लगा था, लेकिन रुक गया। मुड़कर उसे देखा जो नज़रें किसी गैर मरई नुक्ते पर जमाए कुछ सोच रही थी। कुछ हेल्प चाहिए? युज़ारसिफ की दोबारा आवाज़ पर वो घबराती सीधी हुई। वो अभी तक यहाँ था? जी, वो खिड़की से उलझे युज़ारसिफ उसे देख तो चुका था, इसीलिए उसने भी नहीं छुपाया था। युज़ारसिफ चलता खिड़की के नज़दीक आया और एक ही हाथ से खिड़की की स्लाइड को धकेलता एक तरफ कर गया, और यहाँ एक दफ़ा फिर जी भर कर शर्मिंदगी हुई। और जब वो चेहरा झुकाए शर्मिंदा हो रही थी, युज़ारसिफ उसे देख रहा था और उस दिन गाड़ी का दरवाज़ा खोलने का मंजर उसके जहन के पर्दों पर रक्स करने लगा। वो शायद खुद नाजुक सी थी, इसीलिए हर चीज़ को भी नाजुक ही समझती थी कि शायद सख्त हाथ लगाने से टूट ना जाए। लेकिन उसे क्या मालूम था कि नाजुक हाथों से भी भला कुछ टूटता है। ये मंजर था DHA में वाक़ एक खूबसूरत और आलीशान से घर का, जिसमें 3 अफराद रहते थे, मजहर साहब और उनकी अहलिया मिसेस मजहर। इस वक्त शाम की चाय पीने अपने हरे भरे लॉन में वो सब मौजूद थे। ये अशर कहाँ रह गया है? कह रहा था कि शाम की चाय पर मिलेंगे। मिसेस मजहर पूछने लगी, और अशर उनका इकलौता बेटा था जो उन दोनों को हद से ज़्यादा अजीज़ था, और उसकी हर चीज़ के लिए, हर पसंद के लिए उसके माँ बाप बहुत अलग मिजाज रखते थे। आने लगा था, लेकिन एक क्लाइंट को डील करना था, तो वो मैं उसकी जिम्मेदारी लगाया। पुर्रोब शख्सियत के हामिल मजहर साहब बोले। लेकिन आपको उससे इतना इमरजेंसी क्या काम पड़ गया है? वो दोबारा पूछने लगी। काम क्या, उससे बहुत ज़रूरी बात करनी है। आपको भी मालूम होना चाहिए कि उसकी शादी की उम्र हो गई है। हमें कुछ सोचना चाहिए उस बारे में, मिसेस मजहर बोली। हाँ, तो ढूंढे ना कोई लड़की, फिर अशर से भी बात कर लीजिएगा, वो नॉर्मल लहजे में गोया हुए। ठीक है, अगर उसे कोई लड़की पसंद हुई तो ठीक है, लेकिन अगर नहीं तो मैंने ढूंढ ली हुई है। अगर उसका कहीं रिश्ता नहीं हुआ तो हर हाल में उसे ही बहू बना कर लाऊंगी इस घर में। यकीन जानिए बहुत खूबसूरत लगेंगे एक दूसरे के साथ। वो तो जैसे ख्यालों में पूरा मंजर ही बना बैठी नहीं। अच्छा, तो फिर हमें तो पता चले कि ऐसी भी कौन सी लड़की है जो आपको अपने बेटे की हमसफ़र के तौर पर पसंद आ गई, वरना तो उसकी कोई चीज़ लेते वक्त आपकी पसंद ही और हो जाती है। वो हल्का सा हंसते हुए बोले। वो आपको याद है ना कि आपके दोस्त वो सिकंदर खान, उनके बेटे अहमद की बारात पर गए थे ना, वहाँ मिली। लड़की वालों की तरफ से थी, और मैंने तो नाम भी पूछ लिया है। अंदलीब, बहुत प्यारा नाम है, बिल्कुल उसी की तरह। बहुत मासूम सी प्यारी बच्ची है, और ऐसी ही मासूमियत से भरपूर लड़की मुझे अपने बेटे के लिए चाहिए। ये बताते हुए उनके चेहरे पर खुशी ही अलग थी। उन्होंने तो कब से ये सोचा हुआ था।
बस किसी दिन उनके घर जाऊंगी और उनकी दुल्हन से पूछूंगी उसके बारे में, फिर रिश्ता लेकर चलेंगे। उन्होंने अपने शौहर की तरफ देखते हुए हिमायत चाही। ठीक है, जैसे आपकी मर्ज़ी, लेकिन रिश्ता लेकर जाने से पहले अशर से ज़रूर बात कर लीजिएगा कि उसे कोई एतराज़ ना हो। फिर आप जो मर्ज़ी कीजिएगा और बहुत धूमधाम से शादी करेंगे, आखिर कोई एक ही तो बेटा है। चाय का कप मेज़ पर रखते उन्होंने बेगम की बात से बात मिलाई। जी फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। नए एपिसोड के लिए आपको इंतज़ार करना पड़ेगा, इंशाल्लाह बहुत जल्द लेकर आएंगे। तब तक के लिए हमें इजाज़त दें और अपने कमेंट सेक्शन में हमें अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।